Q4 अपडेट। उसी से शुरुआत करते हैं और Q4 अपडेट में पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक, जो हेडलाइन में भी मेंशन थे। अर्जदा, पहले बजाज फाइनेंस कैसा रहा? बजाज फाइनेंस के केस में आशीष, न्यू लोन्स साल दर साल सिर्फ 4% बढ़े हैं, लेकिन अब अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहां पर करीब करीब 20% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। अब ये कमी क्यों है और सिर्फ 78 लाख के ही लोन इन्होंने क्यों बांटे हैं? क्योंकि आरबीआई ने दरअसल क्लियर कट सैंक्शन लगाया था कुछ डिस्पर्सल ऑफ लोन्स पर, जो खासतौर से ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए लिए जा रहे थे, वो नहीं कंपनी दे पाई है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ड्रास्टिक कट आया है। कुछ डेटा पॉइंट्स आपके लिए रख देते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन इनका रहा है न्यू लोन्स के मामले में। तो ये इनफैक्ट आया है लेटेस्ट फिगर Q4 FY24 का 20% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में 15% के लोन्स थे, सेकंड क्वार्टर में गिरावट थी 14% के आसपास की। Q1 अच्छा था, Q4 भी हम देख रहे थे थोड़ा सा दबाव वाला था, लेकिन क्लियरली वो जो सैंक्शन लगा है आरबीआई की तरफ से और वो जो स्टांस चेंज जब होगा तब शायद एक पिकअप आएगा, वरना दबाव ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर न्यू लोन्स के आंकड़ों पर। अब आइए डिपॉजिट बेस। तो डिपॉजिट्स FY24 के लिए कंपनी बेसिकली शेयर कर रही है कि ये 35% बढ़ी है, 60,100 करोड़ के आसपास आता हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली आधार पर अगर आप देखेंगे तो 3.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एनुअली करीब 34% बढ़कर 3.3 लाख करोड़ के आसपास है और यहाँ पर क्वार्टरली आधार पर करीब 6% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी की जो लिक्विडिटी सरप्लस है वो करीब करीब 15,700 करोड़ के आसपास है। कस्टमर फ्रेंचाइजी 83.64 मिलियन के आसपास है। तो ये क्लियरली वो डेटा पॉइंट्स है जो बजाज फाइनेंस के लिए उभर कर आए हैं। लगे हाथ में इंडसइंड बैंक भी मेंशन कर देती हूँ। इंडसइंड के केस में नेट एडवांसेस में हमने देखा है करीब करीब 5% तक की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। 3.42 लाख करोड़ का ये फिगर है। डिपॉजिट्स भी करीब करीब 4% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कासा रेशो 38.5% से हल्का सा घटकर 37.9% के आसपास आया। बजाज फाइनेंस पहला, जेफरीज का हालांकि बाय कॉल है 9,400 के लक्ष्य के लिए, पर वो खुद भी कह रहे हैं ठीक है आंकड़े क्योंकि एक ही इशू है, न्यू लोन बुकिंग्स में एक मिस है और उसके पीछे वो आरबीआई का डिक्टेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होना। कंपनी ने अपनी तरफ से डेटा आरबीआई को सबमिट कर दिया है, अब आरबीआई को फैसला लेना है, वो की ट्रिगर बनेगा। ये तो फंडामेंटल नजरिया हो गया। थोड़े से इफ्स एंड बट्स के साथ बजाज फाइनेंस का ये क्वार्टर अपडेट आता हुआ। सावंत साहब, बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? फंडामेंटली ठीक है, ब्रोकरेजेस बुलिश होंगी, टेक्निकली तेजी करोगे आज या नहीं करोगे? पोजीशनिंग कैसी स्टॉक की? तो आशीष जी, नॉर्मली अगर कोई बड़ा स्टॉक जैसे कि बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टीसीएस, ये जब पहली बार 200 दिनों के एवरेज को क्रॉस करता है नीचे से, तो एक बार वेट करना चाहिए उस पर डिप लेने के लिए। वो एवरेज प्लेस थे करीबन 7,030 7,030 पे, थोड़ा दूर है, बट मुझे लग रहा है अगर हम 7,100 140 के आसपास भी इसको खरीदे, एक डिप मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 7,000 पे और होल्ड करेंगे पोजिशनली। वहां से आपको काफी कंफर्टेबली 7,400 तक के भी लेवल्स मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक डिप के लिए वेट करना चाहिए और फिर पोजीशन बनानी चाहिए। ओके गावा सर, इंडसइंड बैंक तो डिसेंट लग रहा है, अपडेट बुरे नहीं है जो क्वार्टर के अपडेट इस कंपनी की तरफ, बैंक की तरफ से आए, पर रिसेंटली लो से बहुत अच्छी रिकवरी ऑलरेडी प्ले आउट होती हुई, इवन कल के सेशन में भी अच्छा मूव, कैसा लग रहा है? तेजी करोगे आप? इंडसइंड बैंक की बात करें आप? हाँ जी, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, आपके पोर्टफोलियो पिक इंडसइंड बैंक। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया है और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए वो मैं करीब बेचूंगा 1650 1700 के आसपास। मुझे बेस बढ़िया बनता है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो 1600 में मिल जाएगा। जब भी 1575 में मिल जाएगा, जैसे वो मिलेगा वो करीब 1650 1700 तक जाएगा। मेरे ख्याल से वहां तक जाने की पूरी संभावना है। तो मेरे पास तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है ही और मुझे पसंद भी है। डिप्स आती है कोई बात नहीं, बाय, नथिंग टू वरी, और लेकिन ऑप्शन से मत कीजिएगा, फ्यूचर से मत करिए, डिलीवरी में करेंगे तो सेफर बेटर है। कोर पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक पड़ा है, वो पड़ा है लंबी अवधि के लिए। अभी आपने ट्रेडिंग की पोजीशंस भी और ऐड करी हैं स्टॉक में, जिसको आप 1650 पे छोड़ोगे। या कुछ एग्जैक्टली उसका टारगेट करीब 1650 1700 का। लीजिए भाई, फंडामेंटली भी पसंद, मतलब लंबी अवधि के लिए आज भी पसंद और ट्रेडिंग का नजरिया भी पॉजिटिव है, यहां से उछाल देखने को मिलेगा भाई। बाय है और अपडेट भी बुरे नहीं है इंडसइंड बैंक के जो Q4 के आए। और भी Q4 के अपडेट्स हैं, मानस आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास आ रहा हूं, ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अपडेट्स आने वाले हैं।
हर्षदा कौन कौन से? बंधन बैंक रेडार पर रहेगा आशीष, जहां पर लोन्स एंड एडवांसेस में हमने देखा है करीब 10% से ज़्यादा की ग्रोथ, नियरली 11% तक की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर्ज होती हुई दिखाई दी है। ये 1.29 लाख करोड़ के आसपास लोन एंड एडवांसेस है। साथ ही साथ हमने देखा है जो टोटल डिपॉजिट्स का फिगर है वो करीब करीब 15% बढ़कर आया, 1.35 लाख करोड़ के आसपास क्वार्टरली आधार पर आपको इसने देखना है। और रिटेल डिपॉजिट्स में अगर आप देखेंगे तो वो फिगर भी करीब 12% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। कासा डिपॉजिट्स 18.2% बढ़े हैं Q1Q बेसिस पर। बल्क डिपॉजिट्स में करीब 27% तक की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आती हुई दिखाई दी है। तो ये बंधन बैंक का परफॉर्मेंस और क्वार्टरली आधार पर अगर आप देखें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही दो और एंटिटीज जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, एक है आवास फाइनेंसियर्स। डिस्पर्सल्स में मोमेंटम देखने को मिला है। डिसबर्समेंट्स 38.7% बढ़कर आए हैं क्वार्टरली आधार पर 1890 करोड़ के आसपास। यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का भी आंकड़ा देखें तो 17,300 करोड़ पर है, 7.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए 1% के नीचे आ रहा है। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिटेरिएट हुई है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए 5.29% के आसपास है वर्सेस 4% लास्ट क्वार्टर। नेट एनपीए 2.65% पर है वर्सेस 2.19% लास्ट क्वार्टर। अब इसमें डिपॉजिट्स 5% बढ़े हैं, 19,868 करोड़ का फिगर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 9% बढ़कर आए हैं, 19,765 करोड़ का ये फिगर है। और एसेट क्वालिटी जैसे मैं सबसे पहले मेंशन कर रही थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई दिखाई दी है। एसेट क्वालिटी गड़बड़ा गई है। बंधन बैंक बढ़िया अपडेट्स हैं लेकिन बल्क ने सारा ड्राइव कर दिया है। पर ठीक है मानस, बंधन बैंक तो अपन ने ब्यूटीफुली स्पॉट भी करा था, मेंशन करा था आपने कि बढ़िया बेस फॉर्म हो गया। अभी हाल फिलहाल का तो अपना टॉप कॉल भी बना था शायद बंधन बैंक। कैसा लग रहा है अब बंधन बैंक जो अब धीरे धीरे करके 200 के करीब बेहद आता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट वहीं खड़ा हुआ है अच्छे मूव्स के बाद। और अच्छा, इस पे जेफरीज और नोमुरा की दोनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं, एक 350, एक 290 के लक्ष्य के साथ। मानस, ये और बाकी दोनों जो हर्षदा ने मेंशन करी, कहीं कोई ट्रेड के समीकरण अच्छे लग रहा हो तो वही मेंशन कर दीजिए। तो देखिए, पहले बंधन बैंक की बात करेंगे। ट्यूसडे के सेशन में सबसे पहला रिकमेंडेशन वही था, बंधन बैंक था। 188 के आसपास के प्राइस थे, टारगेट 195 के मैंने मेंशन किए थे। लेकिन जिस तरह के पैटर्न डेवलप हो रहे हैं और कल स्टॉक ने अपने 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 210 रुपए तक। तो अगर कोई डिप मिल जाए तो खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा सा डिप मिले तो खरीदारी करिए। 192 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और पहला टारगेट 205 रुपए और फिर 210 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बंधन बैंक में। तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जो इन तीन स्टॉक में पसंद था वो आवास भी था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो आप ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है 1300 रुपए के आसपास। हाई टॉप शायद बॉटम बनने लगे हैं, कंफर्मेशन आया है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर रिकवरी जारी रह सकती है 1550 तक। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, 1420 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए ये हो गए बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं धीरे धीरे। खैर, जो जो अभी आ चुके हैं हर्षदा के पास अपडेट्स हैं अदर देन बैंक्स और फाइनेंशियल्स और वो दिग्गजों की जो हमने चर्चा कर ली। हर्षदा, और कौन कौन से रेडार पर हैं? आज आप रेडार पर रखेंगे सभी आपकी रियल्टी कंपनियां। शोभा डेवलपर्स फोकस में रहेगा। कंपनी ने FY24 का अपडेट दिया है, साथ ही Q4 का अपडेट दिया है। FY24 के केस में अगर आप देखें, रिकॉर्ड 6,600 करोड़ की बिक्री की वैल्यू रही है। सेल्स वैल्यू 6,644 करोड़ के आसपास की 28% तक का इजाफा देखने को मिला है। एवरेज रियलाइजेशन में ईयर ऑन ईयर 19% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 10,922 रुपए प्रति स्क्वायर फुट दरअसल एवरेज रियलाइजेशन है। अब आते हैं आपके Q4 के अपडेट पे। तो Q4 में टोटल सेल्स वैल्यू 1504 करोड़ पर आई है और एवरेज प्राइस रियलाइजेशन करीब 1123 करोड़ के आसपास है। ये है बंधन बैंक का अपडेट। मैक्रोटेक और ये आई बेग योर पार्डन, शोभा का अपडेट। मैक्रोटेक का भी अपडेट आया कुछ ही देर पहले और अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पूर्वांकरा का अपडेट भी, जहां पर वॉल्यूम्स में पिकअप डेफिनेटली है। 2.34 मिलियन स्क्वायर फीट पूर्वांकरा के केस में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैक्रोटेक का डेटा पॉइंट अगर आप सामने पेश कर दे तो वहां पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। तो क्लियरली कई सारी बिक्री और कई सारे प्रोजेक्ट्स हाथों हाथ जो लिए गए हैं लोगों की तरफ से, उसका एक रिफ्लेक्शन इन रियल एस्टेट कंपनियों में साफ देखने को मिलेगा, चाहे वो शोभा हो या फिर मैक्रोटेक हो।
हाँ, शोभा का सीक्वेंशियली मामला गड़बड़ा गया थोड़ा सा। Q4 की सेल्स वैल्यू है Q ऑन Q 23% गिर गई, सेल्स वॉल्यूम 16% गिर गया, रियलाइजेशन 4% गिर गया। अब इसे साल दर साल देखूं, सीक्वेंशियली देखूं, सीक्वेंशियली थोड़ा ठंडा मामला है। ऐसे में अमित जी, ये शोभा लिमिटेड एक बार प्लीज देखोगे क्या आप? जी डेफिनेटली आशीष जी, शोभा लिमिटेड थोड़ा सा एक्सटेंडेड है अपने ट्रेंड में से। फिलहाल तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन तीनों में जितने भी स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस किए, मुझे लगता है लोधा मैक्रोटेक की प्लेसमेंट सबसे बेटर है। स्टॉक ने कल के सत्र में 50 डेमा और 10 और 20 के कॉन्फ्लुएंस पे सपोर्ट लेके एक अपटिक ऊपर की तरफ क्लोज किया। तो कोई डिप मिले तो मेरी राय रहेगी कि लोधा में पोजीशन बनाई जा सकती है। 1138 का इसका प्राइस है, कोई 1115 1120 मॉर्निंग में मिले तो 1100 के स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है एक पोजिशनल पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ 1175 एंड 1200। अच्छा, अब फाइनेंशियल वगैरह की सब चर्चा हो रही तो एक HDFC बैंक यहीं पे बातचीत करना जरूरी। 6 दिन से बैक टू बैक हरे निशान में बंद। कल के सेशन का हाईलाइट था, खैर वो बाजार खुलने से पहले Q4 के अपडेट, जिससे बाजार का भरोसा बढ़ा, और दिन के दौरान अगर ठंडा पड़ भी रहा होता तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न ने उसको भी संभाल लिया। 3% हमारे बाजार में मजबूत HDFC बैंक। HDFC बैंक का ADR कल एक समय 6.5% यूएस के बाजार में मजबूत था। बंद फिर भी हमारा स्टॉक 3% हुआ, ADR 5% प्लस बंद हुआ है। हालांकि कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है, क्योंकि 4 बेसिस पॉइंट से वो शेयर होल्डिंग रिडक्शन का मामला रह गया है। तो अब सारी डोर MSCI के थिंक टैंक के ऊपर है, क्या फाइनली वो डिस्क्रिशनरी कॉल लेते हैं इस स्टॉक को लेकर। पर ADR ने वर्डिक्ट तो स्ट्रांग दिया है। शिल्पा जी, अच्छा शिल्पा जी के पास जाऊं उससे पहले, शिल्पा जी आप चार्ट देखना, पोजिशनिंग देखना। ये ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आए, ये लार्जली कल के उस Q4 अपडेट के बाद 1625, 1700, 1900 और मैक्वारी पहुंच गया 2000 के लक्ष्य के साथ। फंडामेंटली तो खैर पोजीशनिंग बढ़िया ही है स्टॉक की, पर इस समय मूड माहौल कैसा? शिल्पा जी, अभी और तेजी करोगे या कल हम लोग चर्चा कर रहे थे 1530 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, कल सारी खबरों ने उस लेवल को ब्रीच करके नहीं दिया, क्या लग रहा है स्टॉक में? आशीष जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे और थोड़ा स्पेस सेट एक बार टूवर्ड 1600 ये टारगेट जाना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद 1500 के ऊपर स्टॉक ने एक मूव लिया है और सस्टेन भी किया है। तो जब तक ये 1500 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है 1600 के लेवल्स तक के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग बने रह सकते हैं। तेजी कर लॉन्ग बने रह सकते हैं, फ्रेश एंट्री ना करें। अगर फ्रेश लेना है भी तो आपको 1500 का आपको स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो भैया अभी और तेजी और दमखम, अभी अनफिनिश्ड बिजनेस बचा है, ये जा रहा है 1600 की तरफ। इंडसइंड बैंक बढ़िया करेगा, HDFC बैंक खूब और तेजी दिखाएगा, बेटे की बर्थडे, सर की सब उंगलियां घी में है एकदम। खुश है, हंस रहे हैं। हाँ, टचवुड टचवुड टचवुड। अच्छा, अगला बोला जा रहा है सिप्ला को क्या हो गया? सिप्ला पे आऊंगा, पार्थिव के पास चलेंगे सिप्ला। और इनफैक्ट पार्थिव ये भी सोच के रखिएगा, लार्ज कैप्स में सबसे प्रिफर्ड फार्मास्यूटिकल पिक आप लोग की अगर कोई हो तो। हर्षदा, सिप्ला को अपडेट्स क्या है? सिप्ला के लिए दरअसल इनकी जो पाताल गंगा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें US FDA की जांच हुई, 6 ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए हैं। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाली जांच थी, और उसमें दरअसल कंपनी कह रही है कि जो भी आपत्तियां US FDA ने निकाली है उस पर तुरंत प्रभाव से कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। तो लगभग 6 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आई हैं, तो उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, उस लिहाज से स्टॉक आज फोकस में है। ओके, थोड़ी सी दिक्कत, पताल गंगा मुंबई के करीब जो प्लांट है। खैर पार्थिव, कैसा लगता है भाई सिप्ला? और फार्मा का आपका टॉपिक कौन सा है? सिप्ला डेफिनेटली इस तरह की न्यूज पे, और अगर कोई भी करेक्शन आता है तो हमें बहुत पसंद है। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि सिप्ला के पास जो रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो है और जो इनहेलर डिवीजन है उनका, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल, और उसकी जो पाइपलाइन है आगे जाते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। प्लस US के अंदर उनके जो 2 कंपनीज उन्होंने एक्वायर की थी, वहाँ के जो प्लांट्स है अभी तक वहाँ पे US FDA का कोई भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं रहा है। सो वहाँ से तो उनका जो डिमांड है और जो प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वो काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो 483 उसमें कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आगे जाते ये एड्रेस कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है।
तो उस लिहाज से आज अगर सिप्ला में करेक्शन आता है तो सिप्ला लुक्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। दूसरा हमें जाइडस लाइफ स्पेसेस भी काफी पसंद है। वैल्यूएशंस बाकी सब पीयर्स के साथ अगर आप देखने जाए तो सन फार्मा बहुत रैली कर चुका है, लुपिन काफी रैली कर चुका है और वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी 30 टाइम्स फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। तो जाइडस लाइफ में अभी वैल्यूएशंस जो है अराउंड 24 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे, जो इतने एक्सपेंसिव नहीं है। उनकी पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा कर रही है और अभी यूएस पोर्टफोलियो से भी काफी स्टेबिलिटी हो रही है और वहाँ पे भी प्राइस इरोजन बंद हो गया और कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है जहाँ पे उनके पास 180 डेज की एक्सक्लूसिविटी है, तो वहाँ पे भी अच्छे मार्जिन बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये दो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स रडार पे रखे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। सिप्ला अगर गिरावट आ रही है तो खरीदारी करने के मौके, और साथ में जाइडस लाइफ साइंसेस, ये है पार्थिव का प्रेफर्ड आइडिया। खैर, आज अगर सिप्ला थोड़ा सा ठंडा पड़ता है तो टेक्निकली भी इस पे आगे बातचीत कर लेंगे, पर कुछ टैक्स इश्यूज कुछ दिग्गज कंपनीज के सामने आते हुए, हर्षदा कौन कौन सी? इनफैक्ट यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से करीब 605 करोड़ के आउटस्टैंडिंग या फिर का नोटिस आया है और ये 2 सालों के लिए, एक तो 2-3 सालों के लिए है। एक FY14 से FY18 के लिए मामला है और दूसरा जो मामला है वो 19-20 वाले साल के लिए है। तो ये इनफैक्ट अपडेट है। अब कंपनी ऑफ कोर्स एपलेट अथॉरिटीज़ के पास जाएगी, इसको चैलेंज कर रही है। LTI माइंट्री के हाथ दरअसल GST डिपार्टमेंट की तरफ से 683 करोड़ तक का एक डिमांड नोटिस आया है और कंपनी दरअसल इस मामले को कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाली है। उस लिहाज से 2 स्टॉक्स आज फोकस में। खैर, बड़े बड़े नोटिस में चैलेंज तो करेंगे, लेकिन दोनों के लिए दिक्कत वाली खबर, हीरो मोटोकॉर्प और LTI माइंट्री। इस पे मानस प्लीज देखिएगा दोनों स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प के तो खैर वो इस बार के बिक्री के आंकड़े भी बड़ा तगड़ा डिविएशन एक्सपेक्टेशन से खासे कमजोर निकल के आए थे। कैसा प्लेस, अब 600 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस सामने आ गया। तो देखिए, अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल भी अगर आप देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, लेकिन वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो थोड़ा इंतजार करिए, अगर बिकवाली भी करेंगे तो 4470 के नीचे करेंगे। तो 4470 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो 4470 के नीचे शॉर्ट कॉल लीजिए 4526 के स्टॉप लॉस से, और फिर तो आपको 4250 तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात LTIM की है, यहाँ पर तो अभी भी ट्रेंड निगेटिव ही लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कल 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर अभी कोई रिवर्सल के साइन दिख नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से खरीदारी केवल 5075 के ऊपर ही करनी चाहिए, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी ना करें। ओके भाई साहब, ये हो गए दोनों टैक्स की गाज जो गिरी उनकी स्टॉक की पोजीशनिंग। अब क्विकली मुनाफिक तैयारी समेटने का समय, बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा कौन कौन से? नेस्ले, जहां पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने दरअसल कंपनी के फेवर में 2015 वाली कंप्लेंट फाइल की है। अब ऐसे में जो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन सीख कर रही थी 284 करोड़ का और साथ ही साथ प्यूनिटिव डैमेजेस 355 करोड़ के, वो कंपनी को नहीं देने होंगे, वो एक पॉजिटिव है। प्रेस्टीज एस्टेट्स रेडार पर रहेगा। इन्होंने 21 एकड़ ज़मीन वाइटफील्ड इलाका जो बेंगलोर का है वहां पर खरीदी है। 450 करोड़ में दरअसल ये ज़मीन खरीदी गई है। 1800 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स बनाने का इरादा है कंपनी का और जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होगी इस प्रोजेक्ट की वो आगे चलकर 4500 करोड़ की आती हुई दिखाई देगी। तो बड़ा प्रोजेक्ट उस लिहाज से है। ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा HUL रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा मार्च के महीने में यूनिलीवर की तरफ से एक अपडेट आया था कि यूनिलीवर अपने आइसक्रीम बिजनेस की को अलग एंटिटी में डालकर इवेंचुअली सेल करना चाहती है। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में HUL भी एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या अपने आइसक्रीम बिजनेस को एक सेपरेट यूनिट एंटिटी में डाला जाए और फिर इवेंचुअल सेल आए। यूनिलीवर के लिए ऑफ कोर्स आइसक्रीम बिजनेस डिसेंट रेवेन्यू कमांड करता है, लेकिन HUL के केस में आप ध्यान दीजिएगा जो टोटल रेवेन्यू है उसका सिर्फ 3% का ही हिस्सा है। तो एक बहुत ही माइन्यूट स्टेक होगा इफ एट ऑल वो हाइव ऑफ होता है। लेकिन ये खबर है आज अखबारों में फिर से छपी है तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बिल्कुल नजरें होनी चाहिए। और एक चीज और नजर होनी चाहिए, बहुत सारे सर्किट फिल्टर्स के रिविजन्स आज से एप्लीकेबल। कुछ नाम ले देता हूं, 5% से सीधे जो 20% पे जा रहे हैं। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, सैक्सॉफ्ट, इरीडा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो 5% सर्किट फिल्टर कल तक था,
आज 20% हो जाएगा। मुनाफे की तैयारी पूरी, ट्रांजिशन कर लीजिए।